लास्ट वीडियो में हमने नाभ की स्थायित्व के बारे में डिस्कस किया था, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, और एक एक्सप्रेशन निकाली थी Z इज इक्वल टू a/2 इंटू 1/1 प्लस 0.0078 इंटू 8⁻²/3। ये एक्सप्रेशन एक रिलेशन देती है द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक एंड मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कि किस मास नंबर के लिए एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए स्थायी नाभिक प्राप्त करने के लिए। तो एक रफ एस्टिमेट है, इसे हम किसी भी द्रव्यमान संख्या के लिए Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि वो नाभिक स्थायी हो, इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है द्रव्यमान परवलय। मास पैराबोला के द्वारा भी हम नाभिकीय स्थायित्व के बारे में और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो द्रव्यमान परवलय क्या होता है आज ये बताएंगे, और इसके द्वारा स्थायी नाभिक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन से नाभिक स्थायी होंगे इस परवलय में, उनका वो आज डिस्कस करेंगे। तो जो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला होता है, अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी एटम का मास, ऐसा एटम जिसकी द्रव्यमान संख्या A और परमाणु क्रमांक Z हो, उसका द्रव्यमान इंटू c²। इसको हम ऊर्जा के पदों में लिखेंगे क्योंकि यहाँ जो बाइंडिंग एनर्जी है B बंधन ऊर्जा, वो ऊर्जा के पदों में है। तो सारी क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो इस एटॉमिक मास को हमने MAZ से रिप्रेजेंट किया है, MAZ, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है हाइड्रोजन एटम का मास इंटू Z प्लस A माइनस Z इंटू न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाइड बाई c²। तो ये पूरा मास हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस क्या होती है, ये टर्म्स हैं उसमें। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर, तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। तो इसमें देखेंगे हम ये डेल्टा भी प्लस हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में तो ये प्लस होगा, लेकिन मास फॉर्मूले में जब हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ एक माइनस लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा डेल्टा। और डेल्टा क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी टर्म है ये। तो इसका जो ऑड A न्यूक्लियस है, यानी ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या ऑड है, विषम है, उनके लिए तो इसका मान 0 होता है। और ऐसे नाभिक जिनमें Z यानी प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या दोनों सम हो, उनके लिए ये धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और ऐसे नाभिक जिनमें Z यानी प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या विषम हो, उनके लिए इसका मान नेगेटिव होता है। तो अगर हम इस बंधन ऊर्जा में अगर हम को देखें, तो बंधन ऊर्जा के फॉर्मूले में ये प्लस होगा, क्योंकि यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो ये प्लस हो जाएगा। यानी इवन Z और इवन N वाले नाभिक की बंधन ऊर्जा अधिक होगी Z, क्योंकि इसमें यहाँ प्लस का साइन आएगा। लेकिन इस मास फॉर्मूले में ये नेगेटिव है। तो जब इवन Z और इवन N, सम Z और सम N के लिए ये मान रखेंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, यानी द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो इवन Z इवन N वाले का नाभिक का द्रव्यमान कम होगा, तुलनात्मक किसके, विषम प्रोटॉन और विषम न्यूट्रॉन संख्या वाले नाभिक के लिए माइनस में होगा Z का मान। तो यह माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो ऑड A नाभिक के लिए तो 0 है, लेकिन इवन A हो, यानी द्रव्यमान संख्या इवन हो, तो उसमें दो केस हो सकते हैं, प्रोटॉन संख्या सम, न्यूट्रॉन संख्या सम, तो भी A इवन हो जाएगा, सम हो जाएगा। और प्रोटॉन संख्या विषम, न्यूट्रॉन संख्या विषम, तब भी A इवन हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो उसमें दो कंडीशंस आती हैं। तो ये मैं यहीं पर
क्योंकि पैराबोला में ये चीज़ जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तो सम प्रोटॉन संख्या सम न्यूट्रॉन संख्या सम के लिए द्रव्यमान कम होगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा हुआ और ये पॉजिटिव है तो द्रव्यमान को कम कर देगा। और विषम वाले नाभिक के लिए माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा उस समान ए के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें ये जो मान है जो भी राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन 1 में, इनको हम इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि जिनमें जेड नहीं है, ऐसी टर्म्स जिनमें जेड नहीं है वो एक साथ लिखेंगे, ऐसे पद जिनमें केवल जेड है वो एक साथ रखेंगे, ऐसे पद जिनमें जेड स्क्वायर आ रहा है वो एक साथ रखेंगे, और जेड स्क्वायर से आगे कोई पद नहीं है। तो इस तरह से हम इनको अरेंज करेंगे। ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे जिनमें जेड नहीं है, तो वो सारे पद ये हो गए। आप इसमें रफ कैलकुलेशन करके रफ पेपर पे देख सकते हैं। देखो एम जेड एम एच, तो ये जेड एम एच सी स्क्वायर आ गया। इसमें अलग अलग कर लिया, ए एम एन सी स्क्वायर, ए एम एन सी स्क्वायर माइनस जेड एम एन सी स्क्वायर, जेड एम एन सी स्क्वायर, फिर माइनस ए वी ए माइनस ए वी ए प्लस ए एस, ये सारे टर्म्स आते जाएंगे, ये आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो जेड स्क्वायर माइनस जेड हो जाएगा अपॉन ए टू द पावर 1/3। तो ये जेड स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 1/3 और जेड अपॉन ए टू द पावर 1/3, ये माइनस है तो ये माइनस आ गया। ए सी तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4az ये आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म्स हो जाएंगी। फिर लास्ट में डेल्टा है, डेल्टा में z नहीं है तो ये इसको हम यहाँ कंसीडर करेंगे विदाउट z वाली टर्म्स में। तो ये सारी टर्म्स अब इनको रीअरेंज करेंगे। सभी टर्म्स को पहले हम कलेक्ट करेंगे ऐसी टर्म्स जिनमें z नहीं है, z की पावर 0 है। फिर कलेक्ट करेंगे हम जिनमें केवल z आ रहा हो, z मल्टीप्लाई, z के कोफिशिएंट्स कलेक्ट करेंगे। यहाँ z है, ये z है, यहाँ पर z है और ये z है। 1 2 3 और 4 टर्म है। तो देखो 1 2 3 और 4 चारों टर्म इसमें आ गई जिनमें ये z के कोफिशिएंट्स हैं। इसके बाद z स्क्वायर, तो z स्क्वायर कहाँ रहा है, z स्क्वायर है एक पे ए सी अपॉन ए टू द पावर 1/3, ए सी अपॉन ए टू द पावर 1/3, और z स्क्वायर है यहाँ पर प्लस 4a अपॉन ए, तो प्लस 4a अपॉन ए इंटू z स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस पूरी वैल्यू को हमने कोफिशिएंट a मान लिया, इस वैल्यू को हमने कोफिशिएंट b मान लिया, और ये जो कोफिशिएंट है इस वैल्यू को हमने कोफिशिएंट c मान लिया। तो एक नई एक्सप्रेशन आ गई, एम ए जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, ए ये वैल्यू है, विदाउट जेड जो भी पद हैं वो सब ए में आ जाएंगे। बी क्या है, ऐसे कोफिशिएंट जिनका जेड के कोफिशिएंट्स हैं उनका सम बी हो गया, और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का सम सी हो गया। तो हमको ये टर्म मिल जाती है। तो ये हमारी होगी इक्वेशन 2। अब अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करें, यानी वाई एक्सिस पर तो ले लें हम एम ए जेड मास ऑफ द एटम, और एक्स एक्सिस पर ले लें हम जेड, तो ये कर्व एक परवलय की आकृति की प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो यदि समीकरण 2 को नाभिक द्रव्यमान या परमाणु का द्रव्यमान या क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग
नाभिक के द्रव्यमान के आगे नगण्य होता है तो नाभिक का द्रव्यमान ही बोल सकते हैं इसको। तो नाभिक का द्रव्यमान व परमाणु क्रमांक Z के मध्य ग्राफ बनाया जाए तो एक परवलय की आकृति प्राप्त होती है। इस ग्राफ को द्रव्यमान परवलय कहा जाता है। ये जो परवलय है, इस ग्राफ को जब प्लॉट करेंगे हम, इस इक्वेशन को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो इसकी आकृति एक परवलय की आकृति होती है। इसलिए इसको द्रव्यमान, क्योंकि इसमें ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान पैराबोला या मास पैराबोला या द्रव्यमान परवलय कहा जाता है। अब इसमें दो तरह के पैराबोला अलग अलग होंगे। ऐसे पैराबोला जिनमें ए क्या हो, द्रव्यमान संख्या विषम हो, तो विषम होगी तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें एक परवलय मिलेगा। अगर सम के लिए लेंगे, सम द्रव्यमान संख्या के लिए, तो सम के लिए डेल्टा की वैल्यू 2 है, प्लस और AP/3/4 और माइनस AP/A/3/4, तो हमें एक ही ग्राफ पर दो पैराबोला प्राप्त होंगे। चूंकि इवन के लिए मास कम होता है और ऑड के लिए मास ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इनमें थोड़ा शिफ्टिंग हो जाएगी पैराबोला में। एक ही कर्व पर दो पैराबोला प्राप्त होंगे। तो विषम के लिए अलग पैराबोला प्राप्त होगा, एक ही पैराबोला प्राप्त होगा। लेकिन अगर सम होगा ए का मान, तो उनके लिए हमें दो पैराबोला प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो इस ग्राफ को द्रव्यमान परवलय कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या सम और विषम के लिए अलग अलग परवलय प्राप्त होते हैं। वो परवलय कैसे प्राप्त होंगे वो आगे हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जब द्रव्यमान संख्या कैसी हो, विषम हो। तो द्रव्यमान संख्या विषम होगी तो डेल्टा इज इक्वल टू Z होगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट A है वो उसमें ये डेल्टा 0 के कोफिशिएंट से, यानी इनमें डेल्टा नहीं है, यहाँ डेल्टा नहीं आता है। और A का जो मान है उसमें भी डेल्टा नहीं है। A का जो मान है इसमें केवल A है, A पर डिपेंड करता है इस कोफिशिएंट पर, लेकिन डेल्टा पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। तो द्रव्यमान संख्या विषम हो तो डेल्टा 0 हो गया। अब जो YH पर तो ले लिया हमने MAZ द्रव्यमान नाभिक का, और X एक्सिस पर ले लिया हमने Z। तो अलग अलग Z के लिए इस पूरे पैराबोला के लिए क्या है, A फिक्स है। A कैसा है, विषम है, लेकिन A का एक निश्चित मान है। एक निश्चित द्रव्यमान संख्या के लिए हमने अलग अलग Z वाले नाभिक लिए हैं कि इन सभी नाभिकों में कौन सा नाभिक ज़्यादा स्थायी होगा, ये ज्ञात करना है हमको। तो A विषम होने की स्थिति में या तो Z सम होगा, N विषम होगा, या Z विषम होगा और N सम होगा। लेकिन दोनों स्थिति में डेल्टा 0 होगा। ठीक है, ये डेल्टा का मान वो 0 होगा। किसी निश्चित A का मतलब है वो विषम हो। विषम निश्चित A के लिए सभी समभारिक नाभिक यानी आइसोबार्स, क्योंकि द्रव्यमान संख्या फिक्स हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, और Z परमाणु क्रमांक संख्या अलग अलग होगी, तो वो सारे नाभिक क्या कहलाते हैं, आइसोबार यानी समभारिक। तो ऐसे सभी नाभिक के कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, ये पैराबोला की आकृति, ये पॉइंट आ रहे हैं, ये नाभिकों के पॉइंट्स हैं। इन सबको अगर हम मिला देंगे तो एक परवलय की आकृति हमको प्राप्त होती है। इन सभी नाभिकों के लिए क्या है, Z का मान A का मान समान है। A कांस्टेंट है, Z वेरी कर रहा है। सबसे कम Z इसके लिए, फिर उससे ज़्यादा इसके लिए, एक यूनिट से बढ़ रहा है, फिर 1 यूनिट और बढ़ गया Z, फिर और बढ़ गया Z का मान। ऐसे इधर जैसे जैसे इधर शिफ्ट होंगे X एक्सिस पर धनात्मक X की ओर, तो Z का मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो भिन्न भिन्न Z के मानों के लिए एक परवलय की आकृति हमको मिल गई।
अब जैसा कि हम जानते हैं, जब भी बीटा डिके होता है, चाहे बीटा प्लस डिके हो या बीटा माइनस डिके हो, उसमें द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, केवल परमाणु क्रमांक संख्या बदलती है। तो अगर बीटा माइनस का डिके होगा तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और बीटा प्लस का डिके होगा तो परमाणु क्रमांक घटता है। तो जब ये नाभिक, इस नाभिक, ये अस्थायी नाभिक है, क्योंकि स्थायी नाभिक तो इसमें केवल ये नीचे वाला हो, जहाँ जब द्रव्यमान मिनिमम होगा, यानी यहाँ पर जो ये द्रव्यमान, न्यूनतम द्रव्यमान वाले के लिए बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी, बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, तो ये नाभिक सबसे अधिक स्थायी नाभिक होगा। ठीक है, तो स्थायी सभी नाभिक, जो भी अस्थायी नाभिक हैं, चाहे इस साइड में हो या इस साइड में हो, सभी स्थायी नाभिक की ओर अग्रसर होते हैं, अपने आप को स्थायी नाभिक बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। द्रव्यमान संख्या उनकी घटती जाती। तो जब ये नाभिक इस नाभिक में परिवर्तित होगा कि बीटा माइनस उत्सर्जित करेगा, ऐसे ये नाभिक इसमें परिवर्तित होगा तो बीटा माइनस उत्सर्जित होगा, इस तरह से ये स्थायी नाभिक में बदल जाएगा। जब ये नाभिक डिके करेंगे तो ये बीटा प्लस उत्सर्जित करेंगे, इस नाभिक में हो जाएगा, तो द्रव्यमान संख्या, वो परमाणु क्रमांक संख्या कम होगी, फिर ये नाभिक इस नाभिक में परिवर्तित होगा, परमाणु संख्या 1 से कम हो जाएगी, फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अस्थायी नाभिक बीटा प्लस या बीटा माइनस डिके करके स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।